नमस्कार विद्यार्थियों, जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप में आपका स्वागत। 12th क्लास के इतिहास की चर्चा हो रही थी और 12th क्लास के इतिहास में हम बात कर रहे थे प्रमुख साहित्यिक स्रोत के बारे में। कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है, उन साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन स्रोतों में हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बात की थी, उनमें हम लोगों ने बौद्ध ग्रंथों के बारे में बात की थी और हम लोगों ने जैन ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया था। आज बच्चों जो हम लोगों को नया टॉपिक शुरू करना है वो हम लोगों को पढ़ना है धर्मेतर ग्रंथ। अब इस धर्मेतर ग्रंथ के या धर्मेतर साहित्य के बारे में हम बात करें, दो शब्दों से मिलकर बना है ये धर्मेतर। धर्म प्लस उत्तर। ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, ये तीनों ही जो ग्रंथ थे वो किसी ना किसी धर्म से संबंधित थे। अब जिन ग्रंथों के बारे में हम बात करेंगे वो धर्म से संबंधित ना होकर धर्म के बाद के। यहां उत्तर शब्द का अर्थ क्या होगा? उत्तर शब्द का अर्थ होगा बाद में। तो धर्म के अलावा बाद में पीछे जो जो ग्रंथ बच जाते हैं उन बाद में बचे हुए ग्रंथों को किसमें रखा जाएगा? उनको रखा जाएगा इस धर्मेतर साहित्य में। एक ग्रंथ की बात करें 1150 ईस्वी में रचा गया, जिसमें संपूर्ण कश्मीर का इतिहास निहित है और उस ग्रंथ का नाम है राज तरंगिणी। ये जो राज तरंगिणी है, ये राज तरंगिणी लिखी किसके द्वारा गई है? तो ये लिखी गई है कल्हण के द्वारा। इससे आगे जो भी आप पाठ पढ़ोगे उसमें हम लोग इस राज तरंगिणी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल्हण के द्वारा लिखी गई ये राज तरंगिणी। इस राज तरंगिणी के अलावा हम लोग बात करें विष्णुगुप्त, कौटिल्य या जिसको कहा गया है चाणक्य। विष्णुगुप्त कहें या इसको हम कौटिल्य कहें या इसको चाणक्य कहें, इस चाणक्य के द्वारा भी ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब चाहे राज तरंगिणी हो चाहे अर्थशास्त्र हो, ये दोनों ही ग्रंथ किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। ये दोनों ग्रंथ जो है, ये दोनों के दोनों ग्रंथ किससे संबंधित हो गए? ये दोनों ग्रंथ संबंधित हो जाएंगे इतिहास से। तो ऐसे कई सारे ग्रंथ हम आगे पढ़ेंगे, उन ग्रंथों को रखा जाएगा इस धर्मेतर। जो धर्म के अलावा, जो धर्म के बाद, जो धर्म को छोड़कर जो दूसरे ग्रंथ हैं वो सारे के सारे आएंगे इन धर्मेतर ग्रंथों में शामिल। इस अर्थशास्त्र में इस कौटिल्य के द्वारा उस समय का राज प्रबंधन कैसा था, उस समय की शासन। देखो नाम अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र का मतलब कदापि ये मत लगाना कि अर्थशास्त्र का मतलब कोई इकोनॉमिक्स की ये बुक होगी, कोई पैसों से संबंधित जानकारी इसमें होगी। नहीं, इसमें जो जानकारी थी वो राजनीति से संबंधित थी। राजा का जो शासन था वो राजा का शासन कैसा था, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां की मौर्यकालीन, तो मौर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। मौर्यों की अर्थव्यवस्था के साथ साथ तत्कालीन समाज की सामाजिक और धार्मिक स्थिति, उस सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में भी इस अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है। कई सारे कौटिल्य के इतिहास के अंतर्गत कई सारे पुराण इतिवृत्त, पूरा एक यहां पर शब्द आया है इतिवृत्त। ये इतिवृत्त किसको कहा जाएगा? यहां इतिवृत्त का अर्थ क्या होगा? ध्यान रखना यहां पर एक चीज, ये इतिवृत्त जो होगा वो होगा प्रतिवर्ष लिखा जाने वाला, प्रतिवर्ष लिखा जाने वाला इतिहास जो हर साल लिखा जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान पत्रिका के द्वारा एक ईयर बुक निकाली जाती है, ईयर बुक 2016, 17, 18, 19, 20 करके।
या आप लोगों ने देखा होगा एक बुक आती है करंट जीके की तैयारी के लिए, कॉर्नोलॉजी। ये जो कॉर्नोलॉजी, ये भी क्या है, एक प्रकार का इतिवर्त है। कई प्रकार की इतिवर्त, कई सारे आख्यान, कई सारे धर्मशास्त्र और कई सारे अर्थशास्त्र, इन सबको शामिल किया गया है। इन ग्रंथों के अलावा कई राजाओं के जीवन के चरित्र से संबंधित ग्रंथ जो है, वो ग्रंथ भी इतिहास की जानकारी देंगे। जैसे हम जीवन चरित्र के ग्रंथों के बारे में बात करें, तो ये जो जीवन चरित्र वाले ग्रंथ होंगे, उन जीवन चरित्र ग्रंथों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। अब इस बाण भट्ट के द्वारा किसका चरित्र लिखा हुआ है? तो इसके द्वारा लिखा गया है हर्ष चरित्र, राजा हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के काल में इस बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी है। वाकपति के द्वारा लिखा गया गढ़वाहो, वाकपति के गढ़वाहो के साथ साथ विलन के द्वारा लिखा गया विक्रमांक चरित्र। राजा विक्रम के बारे में, उनके चरित्र के बारे में लिखा गया। जयसिंह के द्वारा लिखा गया कुमारपाल चरित्र। जयसिंह के कुमारपाल चरित्र के बाद हम बात करें नयचंद का हमीर महाकाव्य, नयचंद का हमीर महाकाव्य। इस हमीर महाकाव्य के बारे में जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे चौथे पार्ट में या पांचवें पार्ट में, तो हम लोगों को यहां हमीर देव चौहान के जीवन के बारे में भी जानना होगा। बड़ा प्रसिद्ध है ये हमीर अपनी हट के लिए। पद्मगुप्त का नवसंहाक, पद्मगुप्त का नव संवाहक, और फिर हम बात करें तो बल्लाल का भोज चरित्र, बल्लाल के द्वारा लिखा गया भोज चरित्र। एक और पीछे बच रहा आपके ग्रंथ, वो है जैनक द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय, और इसके द्वारा लिखा गया है ये पृथ्वीराज विजय। अब ये जो ग्रंथ हम लोगों ने पढ़े, चाहे बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया हर्ष चरित्र हो, चाहे वाकपति के द्वारा लिखा गया गढ़वाहो हो, चाहे विलन के द्वारा लिखा गया विक्रमांक चरित्र हो, जयसिंह के द्वारा लिखा गया कुमारपाल चरित्र हो, नयचंद के द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य हो, पद्मगुप्त के द्वारा लिखा गया नवसंवाहक हो, बल्लाल के द्वारा लिखा गया भोज चरित्र हो, और जैनक के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय हो। आप लोगों को हूबहू इसी तरह ये सारे के सारे ग्रंथ और इन ग्रंथों को के जो लेखक है, उन लेखकों के नाम इसी तरह सारणी बनाकर अपनी नोटबुक के अंदर लिखने होंगे। याद रखना बच्चों, हर साल बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह कोई ना कोई या तो वस्तुनिष्ठ में, अति लघुत्रात्मक में या लघुत्रात्मक में ये प्रश्न निश्चित है कि किसी ना किसी लेखक का नाम दे दिया और उसकी पुस्तक के बारे में पूछ लिया, या पुस्तक का नाम दे दिया और उसके लेखक का नाम पूछ लिया। तो आपको पुस्तक और लेखक इन सब के नाम यहां याद रखने होंगे। अब हम बात करें ये ग्रंथ है कैसे ग्रंथ, तो ये सारे के सारे कैसे ग्रंथ होंगे? ये लोगों के जीवन के चरित्र के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ होंगे। ये धर्म के अलावा जो ग्रंथ होंगे उन ग्रंथों में इनका नाम आएगा। ये जीवन चरित्र ग्रंथ हो गए। फिर हम बात करें इन्हीं धर्मेतर साहित्य के बारे में, तो उसमें आएगा विशुद्ध साहित्य। ये जो विशुद्ध साहित्य ग्रंथ होंगे जो पूरी तरह से किससे संबंधित है? लिटरेचर से संबंधित, जो साहित्य से संबंधित है। इनमें सारी की सारी बातें किससे मिलती जुलती होगी? इसमें सारी की सारी बातें इस साहित्य से मिलती
जुलती होगी। इसमें कई प्रकार के आ जाएंगे नाटक, इसमें आ जाएंगे व्याकरण ग्रंथ, इसमें आ जाएंगे कई प्रकार की टीका, टीका के अलावा इसमें आ जाएगी कई प्रकार के काव्य ग्रंथ, कई प्रकार की कथा, और कथा के साथ साथ इसमें आ जाएंगे कई सारे कोश। ये जो सारे के सारे ग्रंथ होंगे, इन ग्रंथों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? इन ग्रंथों को रखा जाएगा विशुद्ध साहित्य की श्रेणी में। ये सारे के सारे विशुद्ध साहित्य की श्रेणी के अंदर आएंगे। ये सारे के सारे ग्रंथ विशुद्ध साहित्य की श्रेणी के अंदर सम्मिलित होंगे, चाहे उसमें कोई नाटक हो, चाहे उसमें कोई व्याकरण ग्रंथ हो, चाहे उसमें टीका हो, काव्य हो, कथा हो या कोश हो। ये सारे के सारे विशुद्ध साहित्य का ही भाग होंगे। उसमें उस समय के राजा की स्थिति कैसी थी, उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, उस समय का आर्थिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही हम इन ग्रंथों के बारे में बात करें तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी नंबर 1। पाणिनि के बाद फिर हम बात करें पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य। पतंजलि के महाभाष्य के बाद फिर अगर चर्चा की जाए तो इसमें आएगा गार्गी संहिता। महाभाष्य और गार्गी संहिता। फिर बात करें अगर कालिदास के बारे में, तो कालिदास के बारे में हम बात करेंगे तो कालिदास का यहां पर आएगा एक नाटक जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र के बाद फिर विशाखदत्त का एक नाटक, और विशाखदत्त के नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास की मालविका अग्निमित्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। शूद्रक के मृच्छकटिकम के अलावा मेघातिथि के द्वारा लिखा गया मिताक्षरा। मेघातिथि और मेघातिथि के द्वारा लिखा जा रहा है मिताक्षरा। कामदत्त का नीति सार। कामदत्त के द्वारा लिखा गया है ये नीति सार। इसके अलावा कई सारे कथा साहित्य और कोश साहित्य ये भी हमारे लिए प्रमुख है। उसमें कथा साहित्य और कोश साहित्य के बारे में बात करें, कथा व कोश साहित्य, तो कथा और कोश साहित्य में सबसे पहले नाम आएगा विष्णु शर्मा का, और विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। इस पंचतंत्र में ये विष्णुदत्त उस समय के समाज की जो स्थिति थी, उस समाज की स्थिति पर यह डाल रहा है इसमें प्रकाश। जानवरों के माध्यम से कलिला और दमना इसके प्रमुख पात्र, और इन पात्रों के माध्यम से जानवर आपस में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने ये पंचतंत्र की कहानियों नामक एक नाटक आता था, और उस नाटक में आपने देखा होगा ये विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा जो जो कहानियां लिखी हुई है, उन कहानियों में कैसे वो जानवर आपस में बातचीत करके उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, उस समय की सामाजिक स्थिति पर ये प्रकाश डालते हैं। इसके बाद फिर हम बात करें तो इसमें आएगा क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई व्रत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई व्रत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी के बाद फिर इसमें आएगी गुणादित्य की कथा मंजरी।
कथा मंजरी अमर सिंह के द्वारा लिखा गया अमर कोश। ये जो सारे के सारे ग्रंथ हैं ये उस समय की समाज की जानकारी देते हैं और उस समय की समाज की जानकारी के साथ साथ ये सारे के सारे ग्रंथ हमारे इतिहास के बारे में भी हम लोगों को जानकारी प्रदान करते। कैसा उस समय इतिहास रहा होगा, क्या क्या घटनाएं उस समय घटी होगी, उस समय के समाज की क्या स्थिति रही होगी, इन सब के बारे में हम लोगों को इन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त हो रही है। इनके अलावा अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन साहित्य की रचना की गई। हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र में ग्रंथ लिखे गए। हम बात करें अगर तमिल भाषा के ग्रंथों के बारे में, तो तमिल भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए थे उन तमिल भाषा में लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो तमिल भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ थे उन ग्रंथों को कहा जाता है संगम साहित्य। तो तमिल के जो भी ग्रंथ होंगे, तमिल हो, तेलुगु हो, चाहे हमारी राजस्थानी भाषा हो, चोल और पल्लव शासक, इन चोल और पल्लव शासकों के बारे में हमें इस चोल और पल्लव शासक, तो चोल और पल्लव शासकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले जो ग्रंथ होंगे वो ग्रंथ होंगे तमिल भाषा के ग्रंथ, और जिन्हें कहा जाएगा ये संगम साहित्य। उन संगम साहित्य के ग्रंथों की बात करें तो उसमें एक तेलुगु का ग्रंथ है, तेलुगु ग्रंथ ध्रुजटी द्वारा लिखित कृष्णदेव राय विजयम। इस ध्रुजटी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कृष्णदेवराय विजयम। ये कृष्णदेवराय विजयम थी विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय, और इस कृष्णदेव राय की जो विजय थी, कृष्णदेव राय की जो वीर गाथा थी, उस कृष्णदेव राय वीर गाथा को यहां पर तेलुगु भाषा के अंदर लिखा जा रहा है। तेलुगु भाषी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया था तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में लिखा गया ध्रुजटी द्वारा ग्रंथ कृष्णदेव राय विजयम। इसके अंदर कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन, ऐसे ही राजस्थानी भाषा के अंदर चंद्रबरदाई के द्वारा, राजस्थानी भाषा में राजस्थान का एक कवि नाम था उसका चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा है? इसके द्वारा चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के साथ साथ पद्मनाभ के द्वारा लिखा जा रहा है कानड़देव प्रबंधन। कानड़देव प्रबंधन, तो पृथ्वीराज रासो हुए, कानड़देव प्रबंधन हुए, ये सारे के सारे, चाहे बिठू सूजा का राव जयसिरो छंद, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया वंश भास्कर, या नैणसी के द्वारा लिखी गई नैणसीरी ख्यात, या बांकीदास के द्वारा लिखा गया बांकीदास की ख्यात, ये जो ग्रंथ होंगे इन सारे के सारे ग्रंथों के माध्यम से हम उस समय के जो क्षेत्रीय शासक थे, अलग अलग जगह पर रहने वाले, उन शासकों की वीरता के बारे में, उन शासकों के काल में जो समाज की स्थिति थी उस समाज की स्थिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इन ग्रंथों के अलावा हमारे भारत में कुछ विदेशों से भी यात्री यहां पर आ रहे हैं, तो जो विदेशी यात्री आ रहे हैं उन विदेशी यात्रियों के हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं वृतांत। जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं उन विदेशी यात्रियों के वृतांत जो थे, उन विदेशी यात्रियों के वृतांत से भी हम लोगों को भारत की जानकारी प्राप्त हो रही है। देखो, प्राचीन काल से भारत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से समृद्ध रहा है। तो भारत की समृद्धता को देखकर, भारत की इस गौरवशाली विरासत को देखकर कई सारे दूसरे देशों के जो यात्री थे
वो भारत की तरफ आकर्षित होते हैं। और वो भारत की तरफ आकर्षित होते हैं तो वो जब भारत आए तो भारत में आकर उन्होंने भारत की जो स्थिति को देखा, अपने यात्रा वृत्तांत में उसको लिख डाला। और अपने यात्रा वृत्तांत में लिखकर जब वो अपने देश गए तो वहां जाकर उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को भारत के बारे में जानकारी दी। आज भारत के बारे में जानकारी उन विदेशों के द्वारा लिखे गए वृत्तांत से भी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। और वो जो जानकारी होगी, उस जानकारी से हम बड़ी सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की हमको आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक में यात्री वृत्तांत, एक यात्री के बारे में बात करूं तो एक यात्री आएगा यहां पर इब्न बतूता। इब्न बतूता है, इसने भारत की यात्रा की है। एक यात्री आया है फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम था बर्नियर। इस बर्नियर ने भी भारत की यात्रा की। एक यात्री आएगा अब्दुल्ला रजाक, इसने भी भारत की यात्रा की। फिर हम बात करें चीन से आने वाले यात्रियों की, तो चीन से आने वाले यात्रियों में हम बात करें वेनसांग, हम बात करें फहायान, वेनसान हुआ, फहायान हुआ, ये सारे के सारे यात्री भारत में आते हैं। अब जैसे ये जो फ्रांसवा बर्नियर था, इस फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की यात्रा की तो इसको भारत की यात्रा के समय बड़ा आश्चर्य हुआ। इसने लिखा अपने यात्रा वृत्तांत में कि भारत में एक ऐसा फल था जिस फल को भूख लगने पर खाया जा सकता था, जिस फल को प्यास लगने पर पिया जा सकता था, जिसको आग सर्दियों में आग के रूप में जलाया जा सकता था, जिससे नाव बांधने के लिए रस्सी बनाई जा सकती थी। और उसको उसने काठ फल यानी लकड़ी का फल नाम दिया। इसने कहा दिखने में तो वो बिल्कुल मनुष्य की खोपड़ी की तरह था। तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ का जो नारियल था उस नारियल से ये परिचित नहीं था। हमारे यहाँ पर पान को पत्ते के रूप में सेवन किया जाता था। तो पान को खाते हुए देखा तो इसने लिखा भारत के लोग एक पत्ते को भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब उसकी जो जानकारी होगी, इसने काठ फल कहा, तो इसको तो भारत के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। तो देख रहा है, वो लिख रहा है, लेकिन हम जब उसको पढ़ें तो हमें उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर हम लोगों को कुछ यूनान के साहित्य भी मिलते हैं। बड़ी संख्या में ये यूनानी भारत की तरफ आए हैं। तो बड़ी संख्या में जब ये यूनानी भारत की तरफ आए तो उन यूनानियों ने भी भारत के बारे में लिखा। कौन कौन से लेखक है यूनान के? उसमें नाम आता है टेसियस, या इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस, प्लिनी, स्ट्रेबो, एरियन, स्काई, नियाकस आदि आदि। ये सारे के सारे जो यूनानी लेखक है, इन यूनानी लेखकों ने भारत में आकर भारत के ग्रंथों के बारे में कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त की और उसको अपने वृत्तांत में लिखा। हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया और सेल्यूकस को पराजित करने के बाद में मेगस्थनीज नामक दूत ये इसके दरबार में नियुक्त हुआ और मेगस्थनीज के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम था इंडिका। आज इस इंडिका में हमको उस मौर्यकालीन भारतीय व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही इस टॉलमी ने जो भूगोल लिखा, इस टॉलमी के भूगोल में भी हमको भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्लिनी के द्वारा लिखी गई है प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, और प्लिनी का ग्रंथ था, इसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। तो इन सारे के सारे ग्रंथों में हम लोगों को भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस ऑफ द एशियन 3 सी पुस्तक में
भारत के बंदरगाह और भारत के बंदरगाहों से जो व्यापार हो रहा था, उन बंदरगाह और उस व्यापार के बारे में विस्तार से चर्चा की जा रही है। किस तरह से यहां के लोगों के द्वारा व्यापार किया जा रहा था, किस तरह से यहां बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण हुआ था, और उस समुद्री मार्ग से भारत उस समय अलग अलग देशों में जो व्यापार करता था, उस पूरे के पूरे व्यापार का उल्लेख यहां पर हो रखा है। फिर इन्हीं विदेशियों के बारे में बात करें तो अब बात करेंगे हम इन चीनी यात्रियों के बारे में। भारत में ये चीनी यात्री, उसमें प्रमुख नाम आता है फाहियान, सुनयुंग और वेंगसांग का। नंबर 1 फाहियान। फाहियान के बाद हम बात करें तो आएगा सुंगयुन, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इत सिंह के बारे में। ये जो फाहियान आया था, ये फाहियान आया था, गुप्त को एक शासक है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त के शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। और इस वेंगसांग को क्या कहा जाता है? इस वेंगसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। वेंगसांग, इसको कहा जाता है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। वेंगसांग भी भारत की यात्रा करके गया। वेंगसांग भारत की यात्रा करके गया, और वेंगसांग तो कह रहा है अपनी यात्रा वृतांत ने कि बिहार में स्थित जो नालंदा था, उस नालंदा में इसने की है शिक्षा ग्रहण। उस समय नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय भारत में हुआ करते थे, और इन विद्यालयों में दूर दूर देशों के जो विद्यार्थी थे, वो विद्यार्थी यहां शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते थे। नालंदा विद्यालय में इसने शिक्षा अध्ययन की। इसकी एक पुस्तक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेंगसांग आया था। किसके शासनकाल में आया है? ये आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में। और साथ साथ में इस वेंगसांग की जो पुस्तक थी, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। इसने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है सी यू की। इन सारे के सारे चीनी यात्रियों ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की बौद्ध धर्म की जानकारी एकत्रित की, भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को देख देख कर उनके बारे में जानकारियां लिखी। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर खुद के बारे में बड़ा चढ़ाकर बात कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे बारे में मैं ना बोलकर कोई और दूसरा व्यक्ति बोले, इसका मतलब शायद उसकी बात क्या हो सकती है? सत्य हो सकती है। हमारे पाठ का नाम फिर से आप याद करो। क्या नाम है हमारे पाठ का? हमारे पाठ का नाम है स्वर्णिम भारत। हमारे पाठ का नाम है भारत का गौरवपूर्ण अतीत। वो जो गौरवपूर्ण अतीत है, ऐसा इतिहास जिसके ऊपर हम क्या कर सके? गौरव कर सके, जिसके ऊपर हम फक्र कर सके। तो वो जो गौरवपूर्ण अतीत है, उस गौरवपूर्ण अतीत को हमने हमारे बारे में तो बता दिया। देखो, हमारे पास में ये साहित्य है, ये पुरातात्विक वस्तुएं हैं, इनके माध्यम से हम हमारे ऊपर गर्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीनी यात्री आए हैं, ये यूनानी यात्री आए हैं, आगे हम तिब्बती यात्रियों के बारे में बात करेंगे, अरब, इराक, ईरान से आने वाले यात्री हैं। ये यात्री हमारे बारे में बड़ा चढ़ाकर क्यों लिखेंगे भाई? बताओ मुझे एक बात, ये बाहर से आने वाले जो यात्री है, वो बाहर से आने वाले यात्री हमारे बारे में बड़ा चढ़ाकर क्यों लिखेंगे? इनको हमारे बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखने से क्या मिलने वाला है? ये हमारे बारे में बड़ा चढ़ाकर नहीं लिख रहे हैं, ये उस समय भारत की जैसी स्थिति थी उसको ठीक वैसा ही लिख रहे हैं। ये भारत के इतिहास को देखकर बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी कोई देश हो सकता है जो इतना संपन्न हो। और इनके द्वारा लिखे गए इन ग्रंथों से हम उस अतीत को फिर से याद करके गौरव कर सकते हैं। इनके अलावा हम बात करें तो तिब्बत के कुछ यात्री, कुछ तिब्बत के यात्री,
और वो जो तिब्बत के यात्री थे, उन तिब्बत के यात्रियों ने भी भारत में आकर भारत के बारे में लिखे हैं। तो उसमें एक लेखक का नाम आएगा तारानाथ, और तारानाथ के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। अब तारानाथ के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका नाम क्या? उनका नाम है कग्यूर और तग्यूर। कंगयूर और तंगयूर। तंगयूर और कंगयूर नामक ग्रंथ में ये भारत की जानकारी देते हैं। अरब के यात्री और भूगोल के यात्री कई सारे अरब के कई सारे भूगोलवेता वो भी भारत के बारे में जानकारी देते हैं। इधर एक इतिहासकार है मसूदी, और मसूदी की पुस्तक का नाम है मिडास ऑफ गॉड। मिडास ऑफ गॉड। इस मिडास ऑफ गॉड में भी ये मसूदी भारत की इतिहास की चर्चा कर रहा है। सिंध का इतिहास, और सिंध का जो इतिहास लिखा गया है वो सिंध का इतिहास किस नाम से जाना जाता है? वो सिंध का इतिहास जाना जाता है चचनामा के नाम से। इस चचनामा में भी भारत के बारे में जानकारी आ रही है। सुलेमान नबी की पुस्तक सिलसिलात उल त्वारिक, और सिलसिलात उल त्वारिक में पाल और प्रतियाल शासक जो थे, उन पाल और प्रतियाल शासकों के बारे में जानकारी आ रही है। इसमें संस्कृत भाषा, ये जो एक लेखक आया है अल बरूनी, और अल बरूनी अरब यात्री आया है जिसका नाम था अल बिरूनी। इसकी पुस्तक का नाम था तारीख ए हिंद, और इसकी जो पुस्तक है तारीख ए हिंद, इस तारीख ए हिंद में अल बरूनी भारत की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा है। अल बरूनी तो कह रहा है कि इसने यहां आकर संस्कृत भाषा सीखी थी। देखो आज हम इंग्लिश के पीछे दौड़ रहे हैं ना, इंग्लिश आनी चाहिए। अगर कोई हम में से बैठा हो हमारे बीच में और कोई आके फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे, हम कहेंगे हाँ गजब होशियार है भाई। तो ऐसे ही उस समय दुनिया के सारे जो देश थे वो कौन सी भाषा के पीछे भाग रहे थे? इस संस्कृत भाषा के पीछे। सभी लोगों का मानना था कौन सी भाषा को सीखें तो हम अपने आप को पूर्णता की ओर लेके जा सकते हैं, इस संस्कृत भाषा की तौर। तो अरब का यात्री अल बरूनी भारत की तरफ आता है, भारत में आकर ये संस्कृत भाषा सीखता है, और संस्कृत भाषा सीखकर फिर अपने देश वापस लौट जाता है। अब इस साहित्यिक स्रोत में एक और पीछे बच गया है हमारी वंशावली। इन वंशावलियों को पढ़ेंगे जब हमारी अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में। और वंशावलियों को पढ़ने के साथ साथ हमारा ये जो साहित्यिक स्रोत वाला भाग होगा ये हो जाएगा पूर्ण, और साहित्यिक स्रोत के बाद फिर पीछे बचेंगे हमारे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों को लेने के बाद फिर हमारा ये भाग पूर्ण।